Hanji, so today we are going to talking about the Maratha Empire that comes under in the modern history part और इसकी रिलेवेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए और दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरा नाम दीपक यादव और ये जो मराठा एम्पायर है ये मिडीवियल हिस्ट्री का एक पार्ट माना जाता है। इसको स्टार्ट करते हैं हम छत्रपति शिवाजी से, जिनकी मृत्यु 1680 में हो जाने के कारण उनके भाई जिनका नाम था संभाजी, जिनको छत्रपति की पोस्ट हेरिडिटी लेवल पे मिल गई थी। 1680 एडी से लेकर 1689 एडी तक इन्होंने अपना छत्रपति शिवाजी की पोस्ट को कैप्चर करके रखा। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम को उस पोस्ट को छत्रपति की पोस्ट दे दी गई और उनका साम्राज्य 1689 एडी से लेकर 1700 एडी तक इन्होंने छत्रपति की पोस्ट को संभाले रखा। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी वाइफ जिनका नाम था ताराबाई ने इस साम्राज्य को संभाला, जो कि 1700 एडी से लेकर 1707 एडी तक औरंगजेब की मृत्यु तक ताराबाई ने इस साम्राज्य को संभाल कर रखा था और छत्रपति की पोस्ट को संभाला था। ताराबाई चाहती थी कि उनके बेटे जिनका नाम था संभाजी, उन्हें मराठा एम्पायर्स का छत्रपति बनाया जाए, लेकिन संभाजी जो कि हमारे छत्रपति शिवाजी के बेटे थे, उनके बेटे जिनका नाम था साहू, तो हम ये कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी का जो ग्रैंडसन था जिनका नाम था साहू, और यानी कि संभाजी का जो बेटा था जिनका नाम था साहू, वो मुगल एम्पायर की जो गिरफ्त में थे, उन्होंने उनको क्या कर रखा था, गिरफ्तार कर रखा था। तो इस आ, इस पॉलिटिकल सिनेरियो को देखकर उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को रिलीज कर दिया गया था। तो साहू ने अपने आप को छत्रपति बनाने की डिमांड करी, लेकिन ताराबाई चाहती नहीं थी कि जो छत्रपति है वो साहू बने। ताराबाई अपने बेटे को संभाजी को मराठा एम्पायर्स का छत्रपति बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से बैटल ऑफ खेड़ा हमें देखने को मिला 1707 में। 1707 में हमें बैटल ऑफ खेड़ा देखने को मिला, जो कि औरंगजेब की तुरंत मृत्यु के बाद हमें देखने को मिला था। इसमें शिवाजी के ग्रैंडसन मतलब साहू और राजा राम की जो वाइफ है जिनका नाम है ताराबाई, इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिली। साहू जो थे, जो कि ग्रैंडसन थे छत्रपति शिवाजी के, वो इस बैटल में जीत जाते हैं और छत्रपति जो इन्हें बना दिया जाता है सतारा का। ताराबाई जो है अपने बेटे संभाजी को लेकर कोल्हापुर चली जाती हैं, और हमें ये पहले से ही पता है कि जो साहू थे वो एक अनडिजर्विंग छत्रपति थे, जिसकी वजह से पेशवा की जो पावर थी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग गई थी। हालांकि हमें देखने को मिला था कि डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल बादशाह आए थे वो सारे के सारे अनडिजर्विंग मुगल बादशाह थे, जिनके पास पावर कम होने के कारण उनके सेनापति और उनके जो भी नोबल्स रहा करते थे उनके साम्राज्य में, वो ज्यादा पावरफुल हो गए। तो सेम हालात हमें यहाँ पर देखने को मिली थी मराठा एम्पायर्स में, जहां पर छत्रपति कमजोर होने के कारण या छत्रपति अनडिजर्विंग होने के कारण जो पावर थी वो बाय डिफॉल्ट पेशवा के पास इंक्रीज होती हुई चली गई। तो अब हम पढ़ेंगे हम बालाजी विश्वनाथ पेशवा, जो कि पेशवा के सबसे पहले पेशवा माने जाते हैं, है ना, और जो कि 1713 एडी से लेकर 1720 एडी तक इनका टाइम पीरियड था। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जो कि 1713 एडी से लेकर 1720 एडी तक इन्होंने पेशवा की पोस्ट को संभाले रखा। ही वॉज द चितपावन ब्राह्मण ऑफ द कोल्हन रीजन। ये एक चितपावन ब्राह्मण थे जो कि कोल्हनपुर रीजन से बिलोंग करते थे, और इन्होंने बैटल ऑफ खेड़ा में साहू को सपोर्ट किया था, और जिसकी वजह से ताराबाई को इन्हें हार देखने को मिली थी, जिससे खुश होकर साहू ने इन्हें सेना कार्ते की पोस्ट दे दी थी। सेना कार्ते का मतलब होता है यूनाइट द आर्मी। इनको आर्मी को यूनाइट करने की पावर दे दी गई थी। 1713 एडी में इन्हें अपॉइंट कर दिया गया पेशवा की पोस्ट पर, और 1719 में इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे साइन करे। इन्होंने मुगल के जो नोबल्स थे जिनका नाम था फर्रुखसियार, उनके साथ इन्होंने छत्रपति साहू की एग्रीमेंट्स को साइन करा। इन्होंने हुसैन अली खान के साथ भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करवाए थे। हुसैन अली खान सैयद ब्रदर्स में से एक हैं। हमें सब पता है सैयद ब्रदर्स एक किंग मेकर है मुगल बादशाहों के। तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने हुसैन अली खान यानी कि सैयद ब्रदर्स के साथ भी कई एग्रीमेंट्स को साइन किया था 1719 एडी में। अब इन्होंने साइन करने के बाद इन एग्रीमेंट्स में जो साइन करते उससे रिलेटेड कंडीशंस क्या क्या थी कि ऑल द स्वराज
वुड बी गिवन टू द मराठास। जितने भी स्वराज हैं, जितने भी हिंदू स्वराज है, वो सभी के सभी मराठा साम्राज्य को दिए जाएं। और जितने भी न्यू कैप्चर टेरिटरीज हैं जो कि मराठाओं ने जीती हैं, वो उन्हें दे दी जाए। और मराठा जो है अब चौथ लिया करेंगे और सरदेशमुखी भी लिया करेंगे साउथ इंडिया से। तो अब हम जानने लगेंगे कि जो चौथ हुआ करता था वह वो 1/4 हुआ करता था उस टेरिटरी की इनकम का, और सरदेशमुखी का मतलब होता था 1/10, मतलब उसका 1/10 हिस्सा जो हुआ करेगा वो मराठा को टैक्स के रूप में दिया जाएगा। और जितने भी साहू के रिलेटिव्स हैं जो मुगल साम्राज्य के गिरफ्त में है, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। और मराठास को तुम्हें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि जो मराठा है अब तुम्हें मराठा क्या देंगे, जो 15,000 की सोल्जर कैवलरी देंगे मुगल्स को, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे मुगल बादशाहों को। मराठा विल नॉट बोदर संभूजी हु लिव इन कोल्हानपुर। तो जो बैटल ऑफ खेड़ा में ताराबाई का जो बेटा है जिनका नाम है संभूजी, उनको मराठा जो है वो अब परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मुगल बादशाह जो थे वो मराठा उनको परेशान किया करते थे। तो इसलिए मराठाओं ने बोला कि अब तुम ताराबाई के बेटे जो कोल्हापुर में रह रहे हैं उनको परेशान नहीं करोगे। तो जो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन रिचार्ड टेम्पल, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उनके उनका ये कहना है कि जो मराठा साम्राज्य का जो मैग्ना कार्टा है वो हमारे बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे उन्हीं के समय पर हमारे जो मराठा है उनका मैग्ना कार्टा देखने को मिलता है। सैयद ब्रदर जो है इसी समय फर्रुख सियार को मार देते हैं। किसकी हेल्प से? मराठा सोल्जर्स की हेल्प से। फर्रुख सियार जो फर्रुख सियार है उनको मरवा दिया जाता है। किनके? सैयद ब्रदर और मराठा आपस में गुट बनाकर फर्रुख सियार को मरवा देते हैं। फर्रुख सियार एक मुगल बादशाह था। फिर बालाजी पेशवा विश्वनाथ के बाद उनका बेटा जो बनता है बाजीराव प्रथम, जो कि 1720 एडी से लेकर 1740 एडी तक पेशवा बनते हैं। ये एक वॉरियर पेशवा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बाजीराव मस्तानी में जो रणवीर सिंह का जो रोल प्ले किया है वो बाजीराव ही थे। तो अब हम बात करते हैं बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव जी, इनको टाइटल दिया जाता है वॉरियर पेशवा के नाम से, और ये सेकंड फाउंडर थे मराठा एम्पायर्स के, और इनको फाउंडर भी बोला जाता है हिंदू पद शाही। और ये एक गो प्रोटेक्टर कहे जाते हैं, इनको गाय का रक्षक भी कहा जाता है। और ये जो फाइट करते समय गोरिल्ला टैक्टिक वॉरफेयर को अपनाते थे। गोरिल्ला टैक्टिक एक बहुत फेमस टैक्टिक ये लोग अपनाया करते थे, जिसमें ये लोग मारपीट करके खजाना लूट कर और वापस आ जाया करते थे। इस टेक्निक में वो उस एरिया को कैप्चर ना कर उस एरिया में टैक्स का जो बाउंडेशन होता था उस तरीके की अपनाया करते थे। फिर इसी के समय पे जो बाजीराव के समय पे बैटल ऑफ पालखेड़ा होती है, जो कि 1728 एडी में होती है, मतलब 1728 एडी में बैटल ऑफ पालखेड़ा होती है, जिसमें दो जनों की फाइट होती है। पहले होते हैं हमारे बाजीराव पेशवा और दूसरा चिंकलिस खान जो कि हैदराबाद के नवाब है। इसमें बाजीराव जीत जाते हैं, और बाजीराव के जीतने के बाद यहाँ पर ट्रीटी ऑफ शिवगांव होती है, और जो कि कंक्लूड करते हैं कि ये हैदराबाद से अब 1/4 जो उनकी टोटल इनकम होगी वो टैक्स इकट्ठा किया करेंगे। तो ये लोग टेरिटरी को कैप्चर ना करके ये लोग वहां से टैक्स को लेने की जो पावर्स हुआ करती थी, वहां से जो अमाउंट इकट्ठा कर लेते थे और उन टेरिटरीज को उसी राजा को दे दिया करते थे। तो ये इनकी एक टैक्टिक हुआ करती थी कि ये एक बानिया कुल के सोल्जर हुआ करते थे, जो टेरिटरी को कैप्चर ना करके वहां से अमाउंट इकट्ठा किया करते थे, जैसे चौथ और सरदेश मुखी। ही हेल्प छत्रसाल बुंडेला अगेंस्ट मोहम्मद खान बुंगस। इन्होंने बहुत सारे राजाओं की मदद करी। और छत्रपति जो छत्रसाल थे, जिन्होंने हमने बहुत बात करी ना, ही हेल्प छत्रसाल बुंदेला अगेंस्ट मोहम्मद खान बुंगस। तो जिसकी वजह से जो छत्रसाल बुंदेला थे उनको 4 जहांगीर गिफ्ट में देता है। पहला सागर, दूसरा कालपी, और हृदयनगर और झांसी। और कालपी ये वही जगह है जहां पर हमारे राजस्थान के बहुत बड़े किंग जिनका नाम था सांगा, वहां पर उनकी मृत्यु होती है। हम इस बात को दोबारा बोलते हैं, जो कि छत्रसाल बुंदेला की ये मदद करते हैं हमारे बाजीराव पेशवा, किनके अगेंस्ट? मोहम्मद खान बुंगस के अगेंस्ट,
अगेंस्ट, और जिससे खुश होकर छत्रसाल जो थे उन्होंने उनको 4 जहागीर गिफ्ट में दी थी बाजीराव को। पहला सागर, दूसरा कालपी, और हृदयनगर और झांसी। और कालपी वही जगह है जहां पर हमारे जो सांगा है उनकी डेथ हुई थी। तो बाजीराव स्नैच सेल्सेट और बल्सिन फ्रॉम पुर्तगालीज। तो जो हमारे बाजीराव है उन्होंने सालसट और बासिन जो पुर्तगालियों ने कैप्चर कर रखे थे इंडिया टेरिटरीज में, उन्होंने वो कैप्चर कर लिए थे। ही इस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर सिंध ऑफ जजीरा। और ये सिंध पे अपना जो कंट्रोल है वो भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और जजीरा कौन होते हैं? जजीरा जो होते हुआ करते हैं, ये एक अफ्रीकन कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे जो 6-6 फुट के लंबे लोग हुआ करते थे। और ये लोग भी मराठा जो साम्राज्य था उनकी आर्मी में काम किया करते थे। He along with 500 cavalry soldiers and moved दिल्ली अगेंस्ट फॉर द मोहम्मद शाह। ये जो है 500 घोड़ों की घुड़सवारी लेकर ये दिल्ली मूव करते हैं मोहम्मद शाह के लिए, है ना। और फिर हम अगर बात करें कि जो छत्रपति शिवाजी हैं, साहू जो है छत्रपति साहू, वो बाजीराव को लेकर क्या कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे पेशवा हो जो जिन्होंने अपने पिता की पगड़ी का खूब सम्मान रखा है। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं जो उन्होंने एग्जैक्टली स्टेटमेंट बोली थी। बाजीराव टोल्ड टू द छत्रपति साहू। बाजीराव ने क्या बोला था साहू जी से, जो उस समय छत्रपति से, नाउ इट इज आवर टाइम टू ड्राइव स्ट्रेंजर फ्रॉम द कंट्री ऑफ द हिंदू एक्वायर्ड द इमोरल रिबाउंड। लेट अस स्ट्राइक टू ट्रंक द वेदर्स ऑफ द ट्री एंड द branch will of themselves. By directing our effect of Hindustan, the Maratha flag with sigh and fly from Krishna to Atok. इस मीन अटक से लेके कटक तक हमारे साम्राज्य का जो झंडा है वो लहराएगा। पूरी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पेशवा बाजीराव हैं उन्होंने छत्रपति साहू से बोला था कि अगर किसी भी पेड़ की अगर जड़ पर या फिर तने पर वार किया जाए तो पूरा का पूरा पेड़ कमजोर हो जाता है और पूरा का पूरा साम्राज्य छितर जाता है। और उन्होंने इनसे ये भी कहा कि एक दिन हमारा झंडा हिंदुस्तान के अटक से लेकर कटक तक लहराएगा। अटक जो कृष्णा नदी से माना जाता है और कटक ही जो अफगानिस्तान के कुछ एरियाज को माना जाता है। और इस चीज को लेकर साहू जो हमारे छत्रपति थे उनका क्या कहना था? यू सेल्फ प्लांटेड इट बियॉन्ड द हिमालयाज, यू आर इंडीड अ नोबल सन ऑफ योर वर्थी फादर। उन्होंने बोला था कि तुम ऐसा कर सकते हो और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि तुम अपने काबिल पिता के काबिल पुत्र हो। तो इट्स ऑल अबाउट द बाजीराव। फिर उसके बाजीराव के बाद की मृत्यु के बाद उनके बेटे जिनका नाम है बालाजी बाजीराव, उनको छत्रपति बनाया जाता है। ओके, बालाजी बाजीराव 1740। एक मिनट, यहाँ पर ये बालाजी बाजीराव के बारे में, ये बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहेब भी बोला जाता है। तो बालाजी बाजीराव छत्र जो हमारे थे, क्या नाम है, पेशवा बाजीराव, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव को 1740 एडी से लेकर 1761 एडी तक पेशवा की पोस्ट को संभालने का मौका मिला। ये जो पोस्ट थी हेरिडेटरी लेवल पे हमें बालाजी विश्वनाथ से बाजीराव पे मिली, और बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव जो कि बाजीराव के बेटे ही थे उन्हें हेरिडेटरी लेवल पे मिलना स्टार्ट हो गई थी। इनको बहुत फेमस नाम से जाना जाता था जिनका नाम था नाना साहेब। हम इसको इस लेवल पे भी जान सकते हैं, जो बाजीराव की वाइफ थी, मतलब वहां पर जो मूवी में बाजीराव थे ना, उस मूवी में जो प्रियंका चोपड़ा ने हमारी जो वाइफ का रोल किया था बाजीराव की, तो बाजीराव के बेटे का नाम है बालाजी बाजीराव, जो कि प्रियंका चोपड़ा अपने बेटे को नाना साहेब बोला करती थी। हमने उस मूवी में ये चीज देखी थी, है ना। तो इनके दूसरा नाम है नाना साहेब, और इन्होंने ट्रीटी ऑफ संगोला साइन करवाई थी जो कि 1750 एडी में थी, जहां पर बालाजी बाजीराव जो कि पेशवा थे और राजा राम सेकंड जो कि छत्रपति थे उस समय के, और उनकी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशन क्या थी? आफ्टर दिस ट्रीटी द पोस्ट ऑफ पेशवा विल मेड हेरिडेटरी। इस ट्रीटी में, जो ट्रीटी ऑफ संगोला जो कि 1750 ईडी में हुई थी, उन्होंने बोला था कि अब जो पेशवा की जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी होगी, मतलब बाप से ये पोस्ट बेटे पे मिला करेगी। गेव द पावर ऑफ छत्रपति टू पेशवा।
अब जितनी भी छत्रपति की जो भी छोटी मोटी पावर है वो सारी पावर पेशवा को दे दी जाएगी, और हेडक्वार्टर जो है वो मराठा का सतारा से शिफ्ट करके पूना में दे दिया जाएगा, और मराठा को एक कॉन्फिडरेशन की तरह स्टैब्लिश किया जाएगा जहां पर मराठा अपनी पावर को थोड़ा थोड़ा शेयर किया करेंगे। तो जो पेशवा रहा करेगा, जो सेंट्रल अथॉरिटी रहा करेगी वो पूना में रहा करेगी, और जो स्किंडिया है वो ग्वालियर में रहेंगे, होलकर जो है वो इंदौर में रहेंगे, भोसले जो है वो हमारे नागपुर में रहेंगे, और गायकवाड़ जो कि बडोला की जहांगीर में रहा करेंगे। और इन सभी का किंग और इन सभी को सेंट्रल अथॉरिटी की तरह देखेंगे हमारे पेशवा, जो कि पूना में बैठा करेंगे। और यहाँ इसी समय बालाजी बाजीराव के समय यहाँ पर जो इनकी राजधानी थी, जो इनके हेडक्वार्टर था, वो सतारा से शिफ्ट करके पूना में शिफ्ट कर दिया गया था। तो मराठा कलेक्ट द चोट फ्रॉम द पंजाब एंड मुल्तान। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि बालाजी बाजीराव में कोई खासियत नहीं थी, लेकिन बालाजी बाजीराव में भी खासियत थी। ये जो इस समय पंजाब और मुल्तान से भी चौथ इकट्ठा किया करते थे। इन्होंने बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को हराया था उड़ीसा के अंदर, और मराठा कलेक्ट चोट फ्रॉम द मुगल एम्पायर्स। अब मराठा इतना पावरफुल एम्पायर्स बन चुका है कि वो मुगल एम्पायर, सबसे बड़ी शक्ति हमारे भारत की जो थी उस समय मुगल एम्पायर, उनसे भी वो टैक्स को कलेक्ट किया करता था, और उनसे वो सपोर्ट किया करता था, अपनी आर्मी से हमारे मुगल एम्पायर्स को सपोर्ट किया करता था। फिर इन्हीं के समय पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिलती है, जो 14 जनवरी 1761 एडी में हमें ये देखने को मिलती है। इस बैटल में जो हमारी मस्तानी साहिबा थी, मतलब हमने उस मूवी में देखा था ना, जो बाजीराव की दूसरी पत्नी थी, एक मुस्लिम वाइफ थी जिनका नाम था मस्तानी, जिनका रोल उस मूवी में किसने किया है, दीपिका पडुकोन ने किया है। उनका जो बेटा था, उनके बेटे का नाम था शमशेर बहादुर, वो बैटल और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मारा जाता है। अब हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1761 में हुई थी, 14 जनवरी। मराठा एम्पायर्स वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान का एक राजा है। ये इंडिया में उसका 5वां अटैक था अब्दाली का, और मराठा फाउट फ्रॉम द मुगल साइड, और जो मराठा है वो मुगल की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। इसमें जो फॉर्मल कमांडर था जिसका नाम था विश्व विश्वास राव, और रियल कमांडर था जिसका नाम था सदाशिव राव भाऊ, है ना। और इनका आर्टिलरी कमांडर था जिनका नाम था अब्राहिम खान गर्दी। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। मुगल की तरफ से जो लड़ने आए थे, मुगल मराठा साम्राज्य मुगल की तरफ से लड़ने के लिए आया था, जिनमें इनका फॉर्मल कमांडर था विश्वराव, रियल कमांडर सदाशिवराव भाऊ, और आर्टिलरी जो कमांडर था जिनका नाम था इब्राहिम खान गर्दी। मराठा विल डिसिसिवली डिफाइट इन दिस बैटल। तो जो मराठा को बड़ी बुरी तरह से हराया जाता है इस बैटल में, और इस बुरी हालात को देखकर जो हमारे पेशवा है जिनका नाम है बालाजी बाजीराव, उनकी इस चीज को सुनते ही इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ था यहाँ पर, मस्तानी का जो बेटा था, मस्तानी स्टैंड फॉर जो बाजीराव की दूसरी वाइफ थी, जिनका बेटा था जिनका नाम था शमशेर बहादुर। इसी फाइट में बहुत कलेक्टिवली बहुत ही एग्रेसिव तरीके से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो सिडनी के ओवन है, मराठा पावर वाज वन ऑफ द टाइम एंड सैटर टू द एटम थ्रू दिस हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर वाज नॉट किल्ड, it was so effectually escorted that it remained the particularly quiescent until the greater British statesmen were in the condition to cope with ultimately to the master and the disintegrate it। ये मराठा एम्पायर्स की पहली हार थी, और इसके बाद जो मराठा एम्पायर्स की डिक्लाइन हमें देखने को मिलेंगे। मराठा एम्पायर्स यहीं तक ही पावरफुल था, आगे भी पावरफुल देखने को मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन अब यहाँ से मराठा एम्पायर्स का हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला पेशवा बनाया जाता है जिनका नाम है माधव राव, जो कि 1761 से लेकर 1772 एडी तक हमें ये पेशवा की पोस्ट को संभाले रखते हैं। ही ऑर्गेनाइज द मराठा एम्पायर्स। ये जो हमारे मराठा एम्पायर जो है वो अलग अलग स्टेट में बट गए थे, जो पावरफुल ना होने के कारण उनकी जो पावर है वो स्प्रेड होती हुई दिखाई दी। तो माधव राव जब आए, इन्होंने मराठा की पावर्स को इकट्ठा करना चालू किया। इन्होंने फिर से जो चौथ लेना स्टार्ट कर दिया निजाम और हैदराबाद से, और इन्होंने
हैदर अली को डिफीट किया, जो कि मैसूर के जो किंग थे, और मराठा इस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर गुजरात एंड मालवा। तो अब मराठा का दोबारा से कंट्रोल इस्टेब्लिश किया इन्होंने गुजरात और मालवा में। और 1772 एडी में जो यंग पेशवा हैं, बहुत कम उम्र में माधवराव पेशवा बने थे और इनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन ग्रैंड डफ, एक जो बहुत फेमस हिस्टोरियन है जिनका नाम है ग्रैंड डफ, डैमेज कोर्स ऑफ द यंग पेशवा विल बी द मोस्ट मोर देन द इंजरी, और डैमेज कोर्स इज कॉल्ड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने बहुत एग्रेसिवली फाइट करी थी, और मराठा साम्राज्य और मराठा पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने वहां पर बहुत एग्रेसिवली फाइट करी थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे डैमेज हो गए थे। उस डैमेज के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इन 1772 AD ही सेंड मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड एंड दिल्ली विद महाजी स्किंदिया। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे पांचवें पेशवा है, जिनका नाम है नारायण राव, जो कि 1772 AD से लेकर 1773 AD तक हमें पेशवा बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये भाई थे हमारे माधव राव जी के, और जो रघुनाथ राव जो है वो ब्रदर है बालाजी बाजीराव के, और अपोज द पेशवा ऑफ द नारायण राव। तो अब भाई जो काशीबाई का जो दूसरा बेटा है ना, और ये बालाजी बाजीराव जो हमारे तीसरे पेशवा हैं और बाजीराव के बेटे हैं। मतलब उस मूवी में हमें दो बेटे दिखाए गए थे ना, पहला राघोबा और दूसरा साहू। तो साहू राघोबा और दूसरा नाना साहेब। तो नाना साहेब काशीबाई के बेटे हैं, और राघोबा भी काशीबाई के बेटे हैं, और बालाजी बाजीराव के भाई हैं। तो जो काशीबाई के बेटे हैं जिनका नाम है रघुनाथ राव, जिनका नाम है निकनेम है जिनका राघोबा, तो वो जो है नारायण राव को पेशवा बनाने के लिए अपोज करते हैं, जिसकी वजह से जो राघोबा है वो पेशवा को मार देते हैं। तो राघवा जो है वो जो राघोबा है वो पेशवा को मार देते हैं। फिर उसके बाद माधव नारायण राव के जो बेटे हैं उनको बनाया जाता है ना, पेशवा के जो बेटे हैं उनको बनाया जाता है राजा, जो कि नारायण राव के बेटे हैं। उनको छठा हमारा जो पेशवा है वो बनाया जाता है, जो कि बहुत कम उम्र में इनको पेशवा बना दिया जाता है, जो कि 1773 AD से लेकर 1795 AD तक पेशवा बने रहे थे। ये 1773 उसी वही वाला समय है जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, गवर्नर ऑफ बंगाल जो होगा उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा 1773। ये इसी समय पर पेशवा बने थे। और सो बारबाई काउंसिल टुक प्लेस द चार्ज द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने बारबाई जो काउंसिल बनाई थी, जहां पर 12 मेंबर्स थे, और उसमें से जो दो मेन मेंबर्स थे उनका नाम था महादजी स्किंदिया, और दूसरे जो मेन मेंबर थे और मेन जो नोबल थे जिनका नाम था नानाजी फडनाविस। राघवा वेंट टू मुंबई टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो भाई राघोबा जो थे उनको राजा नहीं बनाया गया, लेकिन जो राघोबा जो है काशीबाई के बेटे, मतलब बालाजी बाजीराव के जो भाई हैं, वो चले जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प मांगने। और तो उस समय जो राघोबा थे वो मुंबई जाते हैं और ब्रिटिशर से मदद मांगते हैं, जहां पर सूरत की वो संधि करते हैं 1775 AD में। लेकिन जो नाना साहेब फडनाविस हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाते हैं, और बंगाल में वो मदद मांगते हैं। और उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जिनका नाम था वेरेन हेस्टिंग, जहां पर वो पुरंदर की संधि करते हैं 1776 AD में, और यहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इंटरनल डिस्प्यूट देखने को मिले मराठा एम्पायर्स के अंदर। ये दोनों ही ब्रिटिशर्स के पास चले गए। फिर उसके बाद बॉम्बे और मराठा जो है आपस में फाइट कर गए, ठीक है ना। जहां पर पहली बार वॉर होती है, जहां पर हम बोलते हैं बडगांव, जहां पर मराठा जो है जीत जाते हैं, और वहां पर बडगांव की संधि होती है 1779 AD में। फिर जो ट्रीटी ऑफ बडगांव होती है जो कि 1779 में, उसमें जो बंगाल का सपोर्ट मिल जाता है बॉम्बे को, और जो वॉर है वो कंटिन्यूसली होने लग जाती है। और इस वॉर के बाद एटलीस्ट जो लास्ट ट्रीटी होती है बडगांव के बाद दोबारा से वॉर होने के कारण
दोबारा से एक ट्रीटी होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि 1782 एडी में होती है। इसमें जो वॉर जो है वो एंड हो जाती है हमारे मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में, और फाइनली ये डिसाइड किया जाता है जो राजा है, सॉरी जो पेशवा है, वो नारायण राव को बनाया जाएगा। और इसके बदले जो मराठा एम्पायर्स है उन्होंने ब्रिटिशर्स को साल्टसेट और एलिफेंटास को दे दिए, जो उन्होंने पुर्तगालियों से कैप्चर किए थे, और राघोबा को पेंशन दे दी गई, जिसकी वजह से सब के सब जो थे वो नॉर्मल हो गए थे। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर एंग्लो मराठा वॉर्स हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में अब हम बात करते हैं। पहली एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी वो थी 1775 एडी से लेकर 1782 एडी तक, जो कि जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ सूरत हमें देखने को मिली थी। और ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 एडी में हमें देखने को मिली थी, जहां पर राघोबा जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ मिल जाता है, और इसकी कुछ कंडीशंस जो है वो बॉम्बे उनके ऊपर लगाते हैं। राघोबा विल बी अपॉइंटेड एज अ पेशवा, जो राघोबा जो है उनको पेशवा की तरह अपॉइंट किया जाएगा, और ब्रिटिशर्स विल गिव 2500 कैवलरी एंड मिलिट्री असिस्टेंट टू द राघोबा। ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स है वो 2500 की घुड़सवार सेना राघोबा को देंगे, और उनको मिलिट्री का असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे राघोबा जी को, और राघोबा को बदले में उन्हें सालसेट, बसीन और थाना देना होगा। फिर यहीं पर ही ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, जो कि 1776 एडी में होती है। ट्रीटी ऑफ सूरत जो कि राघोबा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ होती है, और ये 1775 में होती है। उसके एक साल के बाद जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर देखने को मिलती है। ट्रीटी ऑफ पुरंबर जो होती है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ होती है, और वहां पर राघोबा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ ट्रीटी कर रहे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर की। यहाँ पर पेशवा की तरफ से आए थे हमारे नाना फडनाविस, और बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ वो लोग ट्रीटी करते हैं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंट्स वुड नॉट एक्सेप्ट द ट्रीटी। जो बॉम्बे प्रेसिडेंट्स के लोग होते हैं वो जो है इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करते। मराठा डिफीट द ब्रिटिशर्स इन बैटल ऑफ बडगांव इन फिर 1779 में जो मराठा है वो ब्रिटिशर्स आर्मी को डिफीट कर देते हैं, जहां पर ट्रीटी ऑफ बडगांव हमें देखने को मिलती है। ट्रीटी ऑफ बडगांव के बाद हमें ट्रीटी ऑफ सालबाई देखने को मिलती है, जो कि 1782 एडी में होती है। और ये किसके अफोर्ड से होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई? ये महादजी स्किंदिया की हेल्प से, जहां पर वॉर को एंड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटी। ट्रीटीज नेम इज ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाइस की कुछ कंडीशंस थी, उसके बारे में अब हम रीड करते हैं। माधव राव वाज एक्सेप्ट एज अ पेशवा। जो माधव नारायण राव जो है उनको पेशवा की तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो पेंशन है वो राघोबा को दे दी जाएगी, और जो सेलसेट और एलिफेंटाज हैं वो ब्रिटिश आर्मी को दे दी जाएंगे। जो बात हमने ऑलरेडी वहां पर जो फाइट हुई थी मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में, उसमें हमने पढ़ा। और सेलसेट और एलिफेंटा वो वाली टेरिटरीज हैं जो मराठाओं ने पुर्तगालियों से जीती थी। Now, according to Bengal Governor General, whose name is Warren Hastings, it was a successfully treaty during the emergency. जो बहुत सक्सेसफुल ट्रीटी थी इमरजेंसी के तौर पर। और 1795 एडी में जो पेशवा थे वो भैया सुसाइड कर लेते हैं, और 1795 एडी में महादजी स्किंदिया भी मर जाते हैं, और 1800 एडी में नानाजी फडनाविस है वो भी मर जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे राजा बनाए जाते हैं, दूसरे पेशवा बनाए जाते हैं, जिनका नाम है बाजीराव सेकंड, जो कि 1795 एडी से लेकर 1818 एडी तक पेशवा की पोस्ट को संभाले रखते हैं। ये राघोबा के बेटे हैं, मतलब ग्रैंडसन है किनके, जो बाजीराव के हैं वो बाजीराव के ग्रैंडसन है। ओके, और किनके किनके ग्रैंडसन है? ये हमारे जो बाई थी, ताराबाई थी, उनके बेटे हैं, उनके क्या बोलते हैं, उनके ग्रैंडसन है ना। काशीबाई मतलब वो प्रियंका चोपड़ा जो उन्होंने रोल किया था, काशीबाई के ये ग्रैंडसन है। और बोला जाता है जो बाजीराव सेकंड है ये अनडिजर्विंग पेशवा थे, और दौलत राव स्किंदिया एंड जसवंत राव होलकर वांटेड टू एस्टेब्लिश द पावर इन पूना। तो जो दौलत राव स्किंदिया है और जसवंत राव होलकर है, ये जो मराठा का एम्पायर है उसकी पावर को एस्टेब्लिश करना चाहते थे पूना में दोबारा। और स्किंदिया अलोंग विद द पेशवा मर्डर द होलकर। तो भाई जो स्किंदिया है वो पेशवा के साथ मिलकर होलकर के जो भाई है जिनका नाम है बिठू जी, इनको मरवा देते हैं, और होलकर अटैक ऑन पूना एंड अपॉइंटेड द विनायक राव एज ए न्यू पेशवा।
तो जो होलकर है वो पूना पे अटैक कर देते हैं, और क्योंकि उनके भाई को मारा था, तो और वहां पर एक नया पेशवा बिठा देते हैं जिनका नाम है विनायक राव। बाजीराव सेकंड मूव टू द बॉम्बे एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अब जो बाजीराव सेकंड है वो सपोर्ट लेने के लिए चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास। हालांकि जो बिट्ठू जी को मारा था उनके भाई थे होलकर, और होलकर ने इसी बात से गुस्सा होकर जो अटैक कर देते हैं पूना पे, और जो नया पेशवा अपॉइंट कर देते हैं जिनका नाम होता है विनायक राव, जिसकी वजह से बाजीराव जो सेकंड है वो ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगने के लिए मुंबई चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो ट्रीटी होती है उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ बसीन, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ होती है 1802 एडी में। ट्रीटी ऑफ बसीन यहाँ पर तो इन्होंने मेंशन की होगी। ये ट्रीटी ऑफ बसीन यहाँ आसपास हुई है। तो फिर ट्रीटी ऑफ बसीन की जो 1802 में हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ, उनके कुछ कंडीशंस थे, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। पेशवा गिव द डिफेंस एंड द एक्सटर्नल अफेयर टू द ब्रिटिशर्स। पेशवा जो है वो जितने भी डिफेंस है और एक्सटर्नल अफेयर हैं वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे। इंग्लिश आर्मी वर डिप्लॉयड एट पूना, और जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है वो पूना में रहा करेगी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड जो बात करी, ब्रिटिश रेजिडेंस और जो है वो पूना में अपॉइंट किया जाएगा, जो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अफेयर्स को मैनेज किया करेगा। और जो एरिया है वहाँ पर 26 लाख का जो रेवेन्यू है आप ब्रिटिशर्स को दोगे, और सूरत का जो पोर्ट है वो भी आप ब्रिटिशर्स को दोगे, जो कि गुजरात में हैगा। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलती है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में स्टडी करा था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये वही वॉर है जो राघोबा जो है वो बम्बई के साथ मिल जाते हैं, जिससे वो ट्रीटी ऑफ सूरत करते हैं। लेकिन जो पेशवा की तरफ से आते हैं नानाजी फडनाविस, वो बंगाल प्रेसिडेंसीज के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ ट्रीटीज देखने को मिलती है, जिस ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब जो हमने ये देखा कि बाजीराव सेकंड की वजह से जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ बसीन। और जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है उसको हम पढ़ते हैं, जो कि 1803 एडी से लेकर 1806 एडी तक चलती है। स्किंदिया, होलकर और भोसले डिक्लेयर द वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो स्किंदिया, होलकर और जो भोसले हैं ये आपस में मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या बोलते हैं, एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, बिकॉज दे आर जिन्होंने ये जो ब्रिटिशर्स को अपॉइंट किया था रेजिडेंस, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, और जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था मराठा हाउस के लिए। तो ब्रिटिशर्स डिफीट देम इन अ बैटल, और जो वहाँ पर सब्सिडरी अलायंस करते हैं। तो ब्रिटिशर्स भाई सेकंड एंग्लो मराठा वॉर्स में जो मराठास को हरा देते हैं, और यहाँ पर फिर से एक ट्रीटी करते हैं। जो स्किंदिया के साथ वो करते हैं ट्रीटी ऑफ सुरजी, जो कि अर्जुन गांव में होती है। भोसले के साथ वो करते हैं ट्रीटी ऑफ देवगांव, और होलकर के साथ करते हैं ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है, जो कि 1780 सॉरी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है, जो कि 1817 एडी में देखी जाती है, जिसका रीजन बताया जाता है पिंडारी की प्रॉब्लम को लेकर। देखो जो पिंडारी थे वो मराठाओं के साथ लूटमार किया करते थे, जिसकी वजह से पिंडारियों का काम चला करता था। लेकिन मराठा की पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज होने के कारण जो पिंडारी थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और अनएम्प्लॉयड होने के कारण वो अब और भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से जो बैटल करने लगे थे, वॉर करने लगे थे, और लूटपाट ज्यादा करने लगे थे। इन दिस वार द मराठा वाज डिसिसिवली डिफीट, और मराठा कॉन्फेडरेशन वाज अबॉलिश, द पोस्ट ऑफ पेशवा वाज एंडेड। तो इसमें जो पेशवा की जो पोस्ट है उसको खत्म कर दिया गया। बाजीराव सेकंड वाज सेंड टू द बिठूर, और ब्रिटिश गेव पॉइजन टू हिम। और जो बाजीराव सेकंड है उनको बिठूर भेज दिया जाता है, और ब्रिटिशर्स उनको जहर दे देते हैं, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजीज डिसेंट, महाराणा प्रताप वाज द छत्रपति एट द सतारा। तो जो शिवाजी का एक डिसेंट था जिनका नाम था प्रताप सिंह, उनको छत्रपति बना दिया जाता है सतारा का। और ये जो छत्रपति बनता है ये मात्र एक ब्रिटिशर्स की कठपुतली होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और पेशवा की जो पोस्ट है वो बाजीराव सेकंड के बाद अबोलिश कर दी जाती है, और छत्रपति वाली पोस्ट दोबारा से स्टार्ट कर दी जाती है। तो अब हम बहुत बात करते हैं कि मराठा एम्पायर का जो डिक्लाइन है उसके मेन कारण क्या बताए जाते हैं। स्टार्टिंग में जो मराठा एम्पायर जो देखा गया था, जहां पर छत्रपति की जो पोस्ट थी
वो वहां पर जो पावर थी उसको पेशवा को दे दिया गया था, और पेशवा आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसकी वजह से जो इनकी पावर थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो अब हम बात करते हैं कोज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मराठा एम्पायर्स। Maratha Empire were based on the feudalism and there the lack of centralization in it. So the later the difference with the difference Maratha commander were fighting with each other. बिल्कुल सही बात है। जो मराठा एम्पायर है वहां पर जो इस्टेब्लिश था वो सामंतवाद से इस्टेब्लिश हो रखा था, जहां पर लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन देखने को मिली, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए, और सबसे बड़ा रीजन आपस में लड़ने की वजह से ही मराठा एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिला। Marathas did not develop the administrative body, not have any kind of business. They have only the soldier kind of peoples. मराठा जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करना नहीं चाहते थे। मराठा एम्पायर बेस्ड ऑन द सोल्जर कैवलरी पे ही था। ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश ना करके वहां से सिर्फ अमाउंट और टैक्स को इकट्ठा करके, और वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश ना करके वहां पर सिर्फ वो लोग अमाउंट को इकट्ठा किया करते थे, जो मराठा एम्पायर का सबसे बड़ा डिक्लाइन का कारण बना। दे नेवर डू कंट्रोल किंग लीडर। बिल्कुल, इन्होंने किसी भी प्रकार का जो कंट्रोल लीडर जो होता है यहाँ पर हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिला। दे वोन द गंगा जमुना द्वाब और कर्तका और जो कोरोमंडल बीच, इन्होंने बहुत सारी सिर्फ जीतने के कारण भी इनके जो हार का ये लोग कारण बने। इनके पास मॉडर्न वेपन नहीं थे, और इनके सबसे बड़ी हार का कारण माना जाता है गोरिल्ला टैक्टिक और रिग्रेसिव एलिमेंट्स इन यहाँ पर जन्म गए थे, जो कि मराठा एम्पायर्स को डिक्लाइन करने के सबसे बड़े कारण माने गए। और रिग्रेसिव एलिमेंट कैसे जन्मते, जैसे महादजी स्किंदिया की डेथ के बाद, नाना फडनाविस की डेथ के बाद जो यहाँ पर लीडर बने थे वो बहुत ज्यादा अनडिजर्विंग लीडर्स थे। और मराठा जो था ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि नोबल्स जो बहुत इंपोर्टेंट नोबल थे, एक्सपीरियंस नोबल थे, जिनकी मृत्यु के बाद हमें मराठा एम्पायर्स का डिक्लाइन देखने को मिला। दौलत राव सिंधिया और जो जसवंत राव होलकर थे वो बहुत वीक कमांडर माने जाते थे, और किसके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत वीक कमांडर माने गए। कौन कौन? दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर। और ब्रिटिशर्स के जो कमांडर थे जिनका नाम था आर्चरी वेलेस्ली और लॉर्ड लेक, इन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हुई थी, और जिसकी वजह से मराठा का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स हैव मॉडर्न वेपन वेयर एज द मराठा डज नॉट हैव द मॉडर्न वेपन्स। ब्रिटिशर्स के बाद पास जो थे वो नए नए तरीके के वेपन्स मिला करते थे, लेकिन जो मराठास थे वो पुरानी टेक्निक के साथ लड़ाई किया करते थे। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, मराठा लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल टेक्निक एंड ट्राई टू अडॉप्ट द न्यू यूरोपियन टेक्टिक, और दैट्स व्हाई दे डू नॉट एबल टू अडॉप्ट द न्यू टेक्टिक, आल्सो दे डू नॉट कनेक्ट विद आवर गोरिल्ला टेक्टिक। एक रीजन ये भी बोला जाता है कि जो मराठा थे वो अपने ट्रेडिशनल जो वॉर थी उसको छोड़कर वो न्यू यूरोपियन टैक्टिक को अडॉप्ट करना चाहते थे, जिसकी वजह से ना तो गोरिल्ला टैक्टिक के रह पाए, ना तो वो यूरोपियन टैक्टिक के रह पाए। और ये भी इनका बहुत बड़ा रीजन माना जाता है वॉर्स में हार का। तो मराठा एम्पायर्स का के बारे में इतना ही है। इसके बाद हम इसके बारे में बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।